नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बदल कर अपना व्यवहार करना है कोरोना पर वार। मास्क लगाए रखिए और साबुन से हाथ धोते रहिए। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के संबंध में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि पेयजल, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता को हम किन किन तरीक़ों से अपना ध्यान रख सकते हैं, और बाढ़ के दौरान अगर चापाकल संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण मुक्त कैसे करेंगे? आज हम इन्हीं सब जानकारियों को प्राप्त करेंगे। जीवन उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, तो आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुने और देखें। चलिए बिना देर किए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हेलो। हाँ हरिया, बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं। देखिए कहीं कोरोना न फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011239780046। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। स्वच्छता एवं साफ सफाई की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सत्र की शुरुआत में आपसे चर्चा हुई है कि आज हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग को जीतने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक अचूक शस्त्र है। हमारी अगली चर्चा का विषय भी यही है, व्यक्तिगत स्वच्छता को समझना और इसे अपनी जीवन शैली में अपनाना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। आइए अब व्यक्तिगत स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातों को समझते हैं और इन बातों को अपनी जीवन शैली भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बालों की देखभाल। बालों को गंदगी और रूसी से मुक्त रखने के लिए बच्चों को सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। बालों की देखभाल अगर सही से ना किया जाए तो सिर में जू, रूसी और अन्य बालों की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा, मुंह की स्वच्छता। आपको सुबह सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांत साफ और चमकदार रहें। तीसरा, रोज नहाना। रोज स्नान करने की आदत आपको साफ और स्वच्छ रखेगा। स्नान करने के लिए साबुन का उपयोग करें और फिर अपने आप को साफ तौलिए या गमछा से अच्छी तरह सुखाएं। शौचालय की स्वच्छता, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है।
नाखून काटना। नियमित रूप से अपने नाखून काटें, इसे हमेशा छोटा रखें। 5वां, पैरों की स्वच्छता। बच्चों, क्या तुम्हें पता है पैर शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कीटाणु के संपर्क में आता है। घर के बाहर नंगे पांव कभी ना घूमें। पैरों को दिन में 2 बार साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए। खांसी और छींकने की स्वच्छता। जब छींक या खांसी आए तो रुमाल या टिश्यू पेपर के साथ अपने मुंह को ढकना चाहिए। रुमाल या टिश्यू पेपर ना हो तो अपने केहूनी को मोड़कर अपने मुंह को ढकें और तब छींके या खांसे। हाथ धोना और माहवारी स्वच्छता के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है। इसलिए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें, घर में बने मास्क लगाएं या गमछे या दुपट्टा से अपना मुंह और नाक ढक कर निकलें। तीसरा, दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। चौथा, बिना साबुन से हाथ धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को नहीं छुएं। आइए अब हम हाथ धोना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें कब कब हाथ को धोना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले, शौच के बाद, जानवर छूने के बाद, खाना बनाने से पहले, बच्चों के मल का निस्तारण के बाद, छींकने के उपरांत यदि आपने अपना हाथ का उपयोग किया हो, अपना चेहरा छूने से पहले साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। अब ये बताइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 20 सेकेंड तक हाथ धोए हैं या नहीं। यह बहुत ही आसान है। बस 1 से लेकर 20 तक हाथ धोते समय गिनती गिनना है। कैसे करना है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर आपको 20 तक गिनती गिनना है। अब यह भी जान लेते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोने का सही तरीका क्या है। इसे 5 चरणों में किया जाना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर साबुन का झाग बनाएं। उसके बाद अपने हथेलियों को आगे, पीछे, दोनों तरफ और अंगुलियों के बीच में भी रगड़ें। उसके बाद अपने नाखूनों को अपनी हथेली पर रगड़ें बारी बारी से और अंतिम में दोनों हाथ को पूरी तरह से पानी से धोकर अच्छे से साफ करें। इसके बाद आप अपने हाथों को साफ तौलिए में सुखा सकते हैं या फिर इसे हवा में सूखने दें। बच्चों, मुझे आशा है कि इस चर्चा को आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता के एक और महत्वपूर्ण विषय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। किशोरियों को माहवारी के दौरान विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। माहवारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यह सभी महिलाओं को 10 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। माहवारी शुरू होने पर बिना घबराए अपनी माँ, दीदी या अपनी महिला शिक्षक को बताएं। इस दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे माहवारी के दौरान संतुलित आहार लें। माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड या कपड़ा बदलने के बाद साबुन और पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर कपड़े का प्रयोग करते हैं तो उसे इस्तेमाल के बाद साबुन पानी से धोकर कम से कम 4 घंटे धूप में सुखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखें। इस्तेमाल के बाद सैनिटरी पैड या कपड़े को पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालें या मिट्टी में दबा दें। बच्चों, इसी के साथ आज स्वच्छता एवं साफ सफाई का सत्र समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और ढेर सारी नई जानकारी भी मिली होगी। इस आशा के साथ कि आज की चर्चा को आप अपने जीवन में आत्मसात जरूर करेंगे और खुद को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।
नमस्ते बच्चों, आज हम लोग बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई का महत्व को विस्तार से समझेंगे। बच्चों, बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। यदि ये तीन चीजों को हम सही तरीके से सुनिश्चित कर लें, तो बाढ़ की आपदा में हम बहुत हद तक अपने आप को स्थिर और जोखिम एवं परेशानियों को कम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई के महत्व को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। बाढ़ में जब सब तरफ पानी भरा हुआ रहता है, स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई की कमी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि बाढ़ के दौरान साफ पीने के पानी में कमी, शौच के निपटान की समुचित व्यवस्था न होना, कचरा एवं गंदगी का फैलाव एवं स्वच्छ आदतों के व्यवहार में कमी जैसी समस्याएं आती है, जिसके दुष्प्रभाव से बीमारी का फैलना जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, मलेरिया, पीलिया, डेंगू इत्यादि, बच्चों में कुपोषण एवं मौत, गंदगी, मानव मल एवं कचरा से, जानवरों का अवशेष से इत्यादि, पानी का प्रदूषण एवं संक्रमित वातावरण होना, संक्रमण फैलने का खतरा। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। बाढ़ के दौरान अगर स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न दें तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है और अंत में स्वच्छता सुविधाओं एवं स्वच्छता सामग्री की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आती है। अगर हम लोग स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई को बाढ़ के परिदृश्य में समझे तो निम्न रूपरेखा निकल कर आती है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था, मानव मल का सुरक्षित निपटान, ठोस कचरे का प्रबंधन, कीट, मच्छर एवं संक्रमण की रोकथाम, तरल कचरे का प्रबंधन, स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देना। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लोगों के पास सुविधाओं तक की पहुंच होनी चाहिए, जैसे शौचालय, पानी की सुविधा इत्यादि। स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देना होगा, जैसे साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था इत्यादि, एवं साथ में एक अनुकूल वातावरण होना होगा जिससे लोग उसका उपयोग कर सकें। इन सभी गतिविधि अगर सुनिश्चित हो जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बीमारियों से बचाव होगा। बाढ़ के दौरान जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है वो है शौचालय। अगर शौचालय बह गया है या टूट गया है या पानी भरा हुआ है तो इसका प्रयोग संभव नहीं होता है और लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर होते हैं, जिसके कारण जल और मल का मिश्रण हो जाता है और संक्रमण और बीमारी का खतरा होता है। इसीलिए मानव मल का सुरक्षित निपटान होना बहुत जरूरी है। बाढ़ में शौचालय का निर्माण और इसका तकनीक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आमतौर पर बायोडाइजेस्टर, इकोसैन, सेप्टिक टैंक, जमीन के ऊपर बना हुआ शौचालय कारगर सिद्ध होता है। अगर शौचालय उपलब्ध न हो तो शौच करने के बाद मल को मिट्टी से ढक देना चाहिए। बच्चों का भी मल सुरक्षित ढंग से निपटान करना चाहिए। बाढ़ के दौरान कूड़ा और कचरा का भी समुचित निपटान होना चाहिए, जैसे कंपोस्ट गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि, जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। बच्चों, बाढ़ के दौरान साफ पानी मिलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि प्राय जल स्रोत पानी में डूबे रहते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। इसीलिए पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साफ पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर चापाकल लगना चाहिए। यह चापाकल सतह से ऊपर उठाकर लगाना चाहिए। आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं। पानी को सुरक्षित और स्रोत को साफ रखने के लिए जल स्रोत के आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जल स्रोत के आसपास खुले में बच्चों या वयस्कों द्वारा मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए तथा मंजन, कपड़ा धोना इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर पीने का पानी का भंडारण करना है तो ढककर एवं जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर रखना चाहिए और पानी को पीने से पहले उसको उबाल कर पीना चाहिए।
और साथ में बाढ़ के दौरान एवं उसके बाद चापाकल एवं जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण करके कीटाणु शोधन करना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों, हम लोग चापाकल एवं कुआं का शुद्धिकरण और उसे कीटाणु मुक्त करने के लिए घरेलू स्तर पर सरल उपाय के तरीकों को समझेंगे। पहला, घरेलू चापाकल एवं कुआं को साफ करने के लिए 150 से 300 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकर 10 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस पानी को चापाकल का हेड या ऊपरी भाग को खोलकर एवं कुआं में डाल दें। चापाकल में क्लोरीन युक्त पानी डालने के बाद इसका हेड या ऊपरी भाग को दोबारा से लगा दें एवं 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दें। 12 घंटों के उपरांत चापाकल को खूब चलाएं जिससे क्लोरीन युक्त पानी उससे निकल जाए। जब चापाकल के पानी से क्लोरीन का महक खत्म हो जाए तब उस चापाकल को उपयोग पीने में ला सकते हैं। कुआं में भी क्लोरीन युक्त पानी डालने के उपरांत 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दें। उसके उपरांत ही उसका पानी उपयोग में लाया जा सकता है। हम लोग क्लोरीन की गोली से भी भंडारण किया हुआ पानी को भी कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए और ठंडा होने के बाद ही पीना चाहिए। उबला हुआ पानी कीटाणु रहित हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बाढ़ के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई की अहमियत और बढ़ जाती है। इसके निम्न तत्व हैं: नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए, पीने का पानी हमेशा साफ बर्तन में रखना चाहिए और निकालते समय डंडीदार लोटा या टिश्नी के उपयोग करना चाहिए, भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। महिलाओं और किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि पूरी दुनिया पिछले कई महीनों से कोविड-19 वैश्विक महामारी से परेशान है और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या रोज बढ़ रही है। इसीलिए अगर बाढ़ राहत कैंप संचालित हो रही है तो स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, जैसे सतहों की साफ सफाई ब्लीचिंग पाउडर के घोल या लाइजॉल से, जैसे दरवाजा, मेज, कुंडी, चापाकल का हैंडल एवं उसका सतह, पानी के नल इत्यादि। बिना छुए हाथ धुलाई की व्यवस्था, जैसे पेडल संचालित हाथ धुलाई जिससे बार बार साबुन से हाथ धोना, बिना छुए पेडल संचालित पीने की पानी की सुविधा, भीड़ नहीं करना एवं 2 व्यक्तियों में 2 गज दूरी बनाकर रखना एवं मुंह का मास्क या कपड़े से ढककर रखना। बाढ़ राहत कैंप में कचरा निपटान के लिए निर्धारित स्थान या कूड़ादान का व्यवस्था होना चाहिए और लोगों को निर्धारित स्थान में कचरा निपटान के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जो फेस मास्क बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए और फिर पुनः उपयोग में लाना चाहिए। जो फेस मास्क एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग के बाद सावधानी से उचित स्थान पर निष्पादन करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सत्र बहुत पसंद आया होगा एवं इससे प्राप्त जानकारी आपको बाढ़ जैसी आपदा में अपने आप को स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई को और बेहतर तरीके से समझकर अपने आप को और कुशल और प्रभावशाली बना पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये सबसे आम दृश्य है। बाढ़ के पानी से उस क्षेत्र के चापाकल जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं। बाढ़ का पानी जाने के बाद हर चापाकल को उचित तरीके से जीवाणु मुक्त करना अति आवश्यक है। चापाकल को जीवाणु मुक्त करना आसान काम है। इसके लिए 2 बाल्टी, 1 मग, सूती का कपड़ा, अच्छे किस्म का ब्लीचिंग पाउडर, 1 खाली माचिस का डब्बा, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलने के लिए 1 लकड़ी और चापाकल को खोलने के लिए औजार की आवश्यकता होगी।
आइए सबसे पहले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सिंगुर टाइप चापाकल को जीवाणु मुक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चापाकल को ट्यूबवेल से खोलकर अलग करेंगे, जिसके बाद सीट वाल्व को सावधानी पूर्वक निकालेंगे। सीट वाल्व खोलने के बाद हमें ट्यूबवेल में पानी की मात्रा का आंकलन करना होता है। 40 मिलीमीटर के 20 फीट के पाइप में 7.5 लीटर पानी जमा होगा। अगर चापाकल के बोरिंग की गहराई 30 फीट है और इसमें 1.5 मीटर का वाटर फिल्टर लगा है तो इसमें 13 लीटर पानी होगा। इसी तरह अगर 80 मिलीमीटर का ट्यूबवेल हो तो 30 फीट के पाइप में 45 लीटर पानी आएगा। अच्छी तरह से जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रति लीटर पानी में 50 मिलीग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा 25% है, इसलिए प्रति लीटर पानी के लिए 200 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। इस तरह 13 लीटर पानी में 2.5 यानी 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त है। आमतौर पर एक माचिस के डिब्बे में लगभग 20 ग्राम तक ब्लीचिंग पाउडर आता है। इस तरह 13 लीटर के लिए हमें 1/4 का आधा माचिस डिब्बा ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले कम पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर गाढ़ा घोल बनाते हैं। इसके बाद बाल्टी में बाकी पानी भर देंगे। अच्छी तरह से ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने के बाद इसे दूसरी बाल्टी में कपड़े से छान लेंगे। अब 3/4 पानी को ट्यूबवेल के अंदर डाल देंगे। सीट वाल्व को अच्छी तरह से धोने के बाद चापाकल को तुरंत वापस लगा देंगे। अब ऊपर से इसमें ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं और चापाकल को चलाते हैं। जैसे ही चापाकल में पानी आना आरंभ होता है, हमें रुक जाना चाहिए। जीवाणु मुक्त करने के लिए इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट ना जाए। इसके बाद यह इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। इसके बाद हम इंडिया मार्क II चापाकल को जीवाणु मुक्त करते हैं। इस तरह के चापाकल के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा वही रहेगी। इंडिया मार्क II चापाकल के 20 फीट केसिंग पाइप में 150 लीटर पानी और 10 फीट के केसिंग पाइप में 75 लीटर पानी को रखने की क्षमता होती है। इस तरह 30 फीट की बोरिंग में लगभग 2.5 माचिस डिब्बे जितना ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। इसमें भी सिंगुर टाइप चापाकल की विधि का इस्तेमाल करना है। जीवाणु मुक्त करने के लिए इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं। इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट ना जाए। इसके बाद ये इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तो तुम जानते ही हो, है ना? मैं हूँ ताला। वो लॉक की वाला ताला नहीं, आसमान में चमकने वाला ताला। हाँ, आजकल मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा स्कूल बंद है। तुम्हारा भी ना? आई नो, आजकल आसपास सब बड़े लोग टीवी पे और वैसे भी कुछ बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19 और पैंडेमिक, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मेरे अप्पा ने मुझे बताया कि हमें इन बड़े बड़े वर्ड से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पर हमें इनके बारे में जानना जरूर चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें।
ये कोरोना एक न्यू तरह का वायरस है। वायरस यानी कीटाणु। ये ना अगर किसी को हो जाए तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है और ये एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। But the important thing is कि हम ठीक हैं, हमारे पापा ठीक हैं, मम्मी ठीक है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली everyone is okay and they will remain so if we take care of just a few things. हम बच्चों को कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी। और इस जंग में हमारे 2 हथियार हैं। एक तो साबुन और पानी से हाथों को रगड़ रगड़ के बार बार धोना और दूसरा अभी घर पे ही रहना, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना। अप्पा ने ताला को बताया कि हमारे हाथों में सबसे ज्यादा कीटाणु रहते हैं और कई बार वो हमारे हाथों से हमारे मुंह, हमारी आंख, हमारी नाक में जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अपने हाथों को बार बार धोना अभी बहुत जरूरी है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि हम अपने हाथों को थोड़ी देर तक अच्छे से धोएं। हाथों में, उंगलियों के बीच में, थंब के बीच में, पीछे, ये रिस्ट पे, एवरीवेयर दोनों हाथों को रगड़ रगड़ के साबुन और पानी से धोएं। और हाँ, पता है, ताकि मजा आए हाथ धोने में, मैंने एक नया गाना बनाया। तो क्या तुम भी ये गाना सीखना चाहोगे? हाथ धोने वाला गाना? हाँ? तो सुनो। धो लो अपने हाथ पानी साबुन से और गाओ ये गाना। धो लो अपने हाथ पानी साबुन से और खूब सारा झाग बनाना। भूलना नहीं उंगलियों के बीच में रगड़ना और पानी से धोना। देखो हो जाए हाथ अपने साफ जब तक खत्म हो ये गाना। कैसा लगा? अच्छा है ना? इसे तुम बाल बाल सुन के सीख लो और जब भी हाथ हो तो ये गाना गाओ। 20 सेकंड तो यूं हो जाएंगे और मजा भी आएगा हाथ धोने में। तो इस तरह गाना गा के हैंड वॉश करते हुए मैं अपने हाथों को साफ रख रही हूँ, जर्म्स फ्री, कोरोना फ्री। और फिर मैं घर पे रह रही हूँ। दिस इज पॉइंट नंबर 2। हमें घर पे रहना है, अभी प्लेग्राउंड नहीं जाना, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना, अभी ज्यादा लोगों से नहीं मिलना। मैंने बताया था ना, ये प्रॉब्लम एक से दूसरे को हो सकती है, इसलिए लोगों से शेक हैंड नहीं करना, हग नहीं करना, टच नहीं करना ज्यादा दूसरे लोगों को। इसीलिए हमें घर पे रहना है। तो क्या हुआ, हम घर पे भी तो मस्ती कर सकते हैं, हाँ, अपनी फैमिली के साथ। मैं ना घर पे अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ रही हूँ, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा गाना सुन के डांस कर लेती हूँ। और घर पे खेल खेलती हूँ बहुत सारे। अपने अप्पा के साथ ड्राइंग कर रही हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी ये सब कर सकते हो, है ना? और हाँ, मैं घर पे ना अच्छा अच्छा खाना भी खा रही हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ और मेरी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इन 2 बातों का ध्यान रखना, हाथ साफ और घर पे ही रहना कुछ दिन। बस थोड़े दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। याद रखो, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सब बड़े बड़े लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं और लोगों को जल्दी जल्दी ठीक कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। फिर हम मिलेंगे जल्दी। बाय बाय। स्वच्छता जीने की राह। सुनो एंड्रूस, पिछले साल तक तुम हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स चैंपियन थे, हमें तुम पर गर्व था। लेकिन इस साल तुम एक भी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं जीत पाए। आखिर बात क्या है? स्पोर्ट्स डे से 1 हफ्ते पहले मुझे डायरिया हो गया और इस कारण मुझे शारीरिक कमजोरी हो गई, इसीलिए मैं जीत नहीं पाया। सुनो दोस्तों, संभल कर चलो, पूरे रास्ते पर मल पड़ा है।
दीपक, नाच क्यों रहे हो? ठीक से चलो ना। हे, मैं नाच नहीं रहा। स्किन डिजीज के कारण मुझे खुजली हो रही है। ये देखो। सुनो, तुम भारापुर के विद्यार्थी बीमारी के कारण एब्सेंट रहते हो, इसलिए परीक्षा में नंबर भी बहुत खराब आए और हाल ही में खेलकूद में भी प्रदर्शन सचमुच बहुत खराब रहा। इसकी वजह क्या है? मैम, भारापुर में सफाई का नामो निशान नहीं है और वहाँ स्वच्छता का मतलब कोई नहीं जानता। मैडम, सभी सड़कों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। बच्चे सड़क पर ही मल निष्कासित करते हैं। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गांव बहुत गंदा है, इस कारण कई लोग डायरिया के शिकार हुए हैं और मच्छरों से मलेरिया और फिलेरिया जैसी बीमारियां फैली हैं। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गंदे रहते हैं और मैले भी रहते हैं, इसीलिए उनका ये हाल है। आज क्लास में जो बातें हुई वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हाँ आरती, और इसकी वजह है हमारे गांव की गंदगी। क्या हमारा गांव चंद्रपुर की तरह साफ सुथरा नहीं हो सकता? क्या हम ये बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमसे नहीं होगा। ये चमत्कार किसी को आसमान से नीचे उतर कर करना होगा। हमारी मदद के लिए कोई आएगा? हे दोस्तों, घबराओ मत। मैं हूँ वॉश, तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हारी इच्छा के मुताबिक आया हूँ, तुम्हारे गांव को स्वच्छ बनाकर सब गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। क्या हमारे गांव की हालत सुधर सकती है? क्या खुशहाली होगी हमारे गांव में? हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो क्या दोगे? हाँ, हम आपका साथ जरूर देंगे। अरे क्या हुआ? इसे सांप ने डस लिया जब ये मल निष्कासित कर रहा था। इसकी जान बचाने के लिए हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। देखो दोस्तों, सड़क किनारे मल निष्कासित करने से दुर्घटना का खतरा रहता है। खुली जगहों पर कई जानवर आप पर हमला भी कर सकते हैं, जैसे सुअर, सांप या कुत्ते, जिससे कोई घायल हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है। अगर मच्छर काट लें तो मलेरिया, फिलेरिया या चिकनगुनिया जैसे बुखार आपकी सेहत आसानी से बिगाड़ सकते हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी, आपका शुक्रिया। हम मल निष्कासन के लिए शौचालय जाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। फिर मिलेंगे। मिस्टर वॉश, मैं तो शौचालय ही जाता हूँ, फिर भी मुझे डायरिया हुआ, ऐसा क्यों? सवाल सोचने लायक है। खुली जगहों पर मल निष्कासित करने का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है, तो पूरी सुरक्षा के लिए गांव के सभी लोगों को स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ये मेरे मनपसंद पकवान है, मैं इन्हें अक्सर खाता हूँ। चलो हम सब मिलकर खाते हैं। दोस्तों जरा एक मिनट, यहाँ देखो। ये मक्खियां मल से कीटाणुओं को मिठाई तक जल्दी ही पहुंचा देती हैं। ऐसी मिठाई खाने से तुरंत डायरिया भी हो सकता है। क्या तुम अब ये मिठाई खाना चाहोगे? दोस्तों वो देखो, घरों से, हैंडपंप से और खुले नलकों से इकट्ठा हुआ पानी मच्छरों को प्रजनन करने में बहुत मदद करता है और इसी वजह से इस गांव के कई लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो गया है। अच्छा, तो इस पानी का क्या करें? अपने घर ले जाएं क्या? अच्छा सवाल है। सुनिए, आप लोग इस पानी का इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में कीजिए। घर के लिए सब्जियां घर में ही उगाइए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऐसा हुआ तो मेरे फल सब्जियों के खर्च पर रोक लग जाएगी और फिर मैं अधिक से अधिक बचत कर पाऊंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताइए, हैंडपंप और खुले नलकों से जमा हुए पानी के लिए कोई सुझाव देंगे आप? बिल्कुल। पानी के इन स्रोतों के पास सोक पिट बनाने से जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और वाटर टेबल में सुधार होगा, जिससे गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसका मतलब गर्मियों में पीने के पानी के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। आपके कमाल के विचारों के लिए शुक्रिया। हम उन पर अमल करेंगे और पड़ोसियों को भी शिक्षा देंगे।
क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बच्ची को डायरिया हुआ है। कैसे ये नहीं पता, पर ये अपने मंत्र शक्ति से इसका इलाज कर देंगे। बस कीजिए, इससे हाँ? बच्ची को कोई फायदा नहीं होगा। पहले उसका मल साफ कीजिए और अपने हाथ साबुन से धोइए। इस ORS पाउडर को 1 लीटर उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में मिलाइए और इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से बच्ची को पिलाइए। अगर राहत न मिले तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ये सब्जियां खेत से हैं, इन पर गाय भैंसों के कीटाणु और मल के अंश हो सकते हैं, तो इन्हें पकाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना जरूरी है। उसी तरह जब मीट पकाना हो तब उसके कीटाणुओं का नाश करने के लिए उसे उबालना जरूरी है। ये मक्खियां रोग फैलाने वाले कीटाणु फैला सकती हैं। ये खाना खाने से आप आसानी से किसी बीमारी का शिकार बन सकते हैं। आपकी बच्ची की यह हालत इसी वजह से हुई होगी। कृपया बर्तन हमेशा ढक कर रखें और उन्हें हमेशा किसी प्लेटफॉर्म या मेज पर रखें। आप इस कूड़े का क्या करेंगी? सड़क पर फेंक दूंगी। क्यों, ठीक है ना? नहीं, कूड़े में ही मक्खियां प्रजनन करती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। इस कूड़े को फसल के लिए खाद में भी बदला जा सकता है। घर के बाहर एक कंपोस्ट टैंक की मदद से ये आसानी से हो जाता है। क्या आइडिया है, धन्यवाद। आज से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। पीने का पानी आप कहाँ से लाती हैं? नजदीक के तालाब से। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ जरूर, आइए चले। मिस्टर वॉश, हम समझ गए। जरा 1 मिनट रुकिए। सभी मेरी बात सुनिए। ये तालाब यहाँ रोज हो रहे अस्वच्छ कार्यों की वजह से दूषित हो गया है। अगर इस पानी को नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल किया गया तो हमें बड़ी आसानी से डायरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पानी हमेशा सुरक्षित स्रोतों से लेना चाहिए, जैसे कि कोई हैंडपंप या ओवरहेड टैंक के नल से। मैं रोज यहीं आकर नहाता हूँ, इसीलिए मुझे स्किन इन्फेक्शन है। हाँ, अब हम समझ गए। सलाह के लिए शुक्रिया। कविता, दीपक, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने की जरूरत और अहमियत को समझ गए। साथ ही अब आप दूसरों को शिक्षित करने लायक भी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा काम खत्म हुआ। उम्मीद है जब मैं अगली बार आऊंगा तब सभी गांव वाले स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। बाय। हम अगले स्पोर्ट्स डे के लिए आपको न्योता देंगे मिस्टर वॉश, जरूर आना। बाय मिस्टर वॉश, हमारे दोस्त, शुक्रिया। बाय। आजकल न्यूज देखो तो हर जगह बाढ़ की ही बातें चल रही हैं। देश के हर प्रदेश में कहीं न कहीं बाढ़ आई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का कहर कुछ ज्यादा ही है, जहां से लगभग 150 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। बाढ़ तो हर साल आती ही रहती है और अगर क्लाइमेट साइंटिस्ट की माने तो जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड्स के आने की चांसेस आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। इस आपदा से बचने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अथॉरिटीज अपनी ओर से पूरे प्रिकॉशंस ले रही होंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो हम सभी से मिस हो जाता है। जब बाढ़ आई हुई होती है उस टाइम तो सभी लोग पूरे प्रिकॉशंस बरतते हैं क्योंकि वो उस टाइम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी घटने लगता है तो लोग निश्चिंत होने लगते हैं और तभी फैलती हैं बीमारियां। सबसे ज्यादा बाढ़ के बाद ही इन्फेक्शंस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से हम खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। पहली जरूरी बात, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन गंदे पानी से होता है, तो गंदा पानी पीने से बचें। पानी उबाल के पिएं। उसके लिए आप पानी को उबाल आने के बाद 1 मिनट तक उबलते रहने दें।
फिर उसे ठंडा करके साफ बर्तन में ढक के रखें और इस्तेमाल करें। जहाँ पानी उबालने की सुविधा ना हो वहाँ पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। इसके लिए 25 लीटर पानी में यानी लगभग 1 बाल्टी पानी में 1 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालें, अच्छे से मिक्स करें और 30 मिनट के बाद उसका इस्तेमाल करें। अगर ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध ना हो तो 1 बाल्टी पानी में 10 बूंद पोविडोन आयोडीन डाल सकते हैं, जो आपको केमिस्ट के पास आसानी से मिल जाएगा, या फिर क्लोरीन टैबलेट भी डाली जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, पानी को उबाल के पीना सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है और अगर केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो लंबे समय तक ना करें। कुआं तालाब का पानी तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक कि उसकी सफाई ना हो जाए। घर से निकलने वाले कचरे को ऐसे ही कहीं भी ना फेंकें। ऐसे कचरे बीमारी फैलने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं के लिए एक परफेक्ट घर होते हैं। कचरे को किसी थैले में बांधकर कूड़ेदान में ही डालें। अगर कोई भी खाने का सामान बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हो तो उसे फेंक दें। साग सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धो के पकाएं। बचे हुए खाने को फ्रिज में ही रखें। खाना हमेशा अच्छे से गर्म करके ही खाएं। यदि आप खाना फ्रिज में रखना भूल गए हो तो उसे इस्तेमाल में ना लाएं। अपनी सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। रेगुलर नहाएं साफ पानी से। कुछ भी खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। अगर बाढ़ के पानी में आपको निकलना पड़े तो घर लौटकर हाथों और पैरों को साबुन से अच्छे से साफ करें। याद रखिए, बाढ़ का पानी जब शहर में आता है तो उसमें सिर्फ नदी का पानी नहीं होता, उसमें नाले, गटर और सीवर की गंदगी भी होती है। इसलिए सफाई पे तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। अगर किसी को चोट लगी हो तो घाव को साफ और सूखा रखें और बाढ़ के पानी से बचाएं। एंटीसेप्टिक जैसे पोविडोन आयोडीन लगाएं और ढक के रखें। टिटनेस का टीका जरूर लगवाएं। बाढ़ के कम होने के बाद मच्छर बढ़ जाते हैं और साथ में बढ़ती हैं मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होने की चांसेस। मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका तो मच्छरदानी ही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नेचुरल है जिसमें आप किसी भी केमिकल का यूज किए बिना मच्छरों से बच सकते हैं। बाढ़ के बाद बीमारियों और महामारियों के फैलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अगर थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये सारी बातें शायद सुनने में छोटी लगती हों, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों और महामारियों से बचा जा सकता है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। एक तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी।
NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपने बाढ़ के दौरान स्वच्छता एवं साफ सफाई के बारे में विभिन्न तरीके जाने, समझे और देखे। उम्मीद करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको बहुत सीखने को प्रेरित कर रहा होगा। तो अब समय है क्विज का। तो बच्चों, आज हम आपने जो सीखा, आज आप लोगों ने जो सीखा, उसके आधार पर कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले आपको इसका नियम याद होगा। आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उसके विकल्पों का सही चयन करना है। क्विज के पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देते हैं, तो वह गृह कार्य आपको पूरे सप्ताह करना भी होता है। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं कॉपी और कलम के साथ? तो चलिए क्विज को प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ के दौरान इनमें से कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए? तो इसके विकल्प हैं। पहला, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तीसरा, बाढ़ के पानी में खेलने से बचना चाहिए। चौथा, शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। पांचवा, उपरोक्त सभी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो बच्चों, इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी सावधानियां अपनानी चाहिए। दूसरा सवाल, बाढ़ के दौरान पानी को संक्रमण मुक्त करने के लिए इनमें से कौन सी गोलियों का उपयोग किया जाता है? तो इसके विकल्प हैं। पहला, हैलोजन की गोलियां। दूसरा, विटामिन की गोलियां।
तीसरा प्रोटीन की गोलियां, चौथा पाचक की गोलियां। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प अर्थात हैलोजन की गोलियां। तीसरा सवाल, बाढ़ के दौरान पेयजल स्रोत को संक्रमण मुक्त करने के लिए इनमें से किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसके विकल्प हैं पहला ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा बोरिक पाउडर, तीसरा बेंजामिन पाउडर, चौथा चारकोल पाउडर। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प ब्लीचिंग पाउडर। चौथा सवाल, बाढ़ के उपरांत निम्न में से कौन सी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? इसके विकल्प हैं डायरिया, दूसरा हृदय रोग, तीसरा किडनी की बीमारी, चौथा मस्तिष्क की बीमारी। बच्चों यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद है आपको पता होगा इसका जवाब। इसका सही जवाब है पहला विकल्प अर्थात डायरिया। पांचवा सवाल, डायरिया के निम्न में से कौन से लक्षण हैं? इसके विकल्प हैं पेट में दर्द होना, दूसरा उल्टी होना, तीसरा पतला पैखाना होना, चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। इसका मतलब है डायरिया में पेट में भी दर्द होता है, उल्टी भी होती है, पतला पैखाना भी होता है। छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसके विकल्प हैं पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों यह सवाल भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब पता होगा। इसका जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। बच्चों अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ एवं इससे बचाव के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है, इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर के चापाकल के पानी को संक्रमण मुक्त करने का अभ्यास करें। तो बच्चों यह था इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। इस शनिवार को आपने बाढ़ के दौरान बाढ़ के से बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा। साथ ही आपने बाढ़ के दौरान एवं उसके उपरांत स्वच्छता, पेयजल एवं साफ सफाई के भी विभिन्न तरीकों के बारे में देखा और सीखा। बच्चों आज के इस पूरे सत्र में आपको बाढ़ के दौरान एवं उसके उपरांत चापाकल के दूषित पानी को किस तरह से संक्रमण मुक्त किया जा सकता है, ये भी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आज के क्विज़ में आपको बहुत मज़ा आया होगा, उसमें बहुत से प्रश्न पूछे गए और मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप इसके बारे में अपने परिजनों, मित्रों, दोस्तों को अवश्य बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अगले शनिवार को इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर अवश्य देखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार तक का आपका इंतज़ार करूंगी। और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पे रहना है और इस कोरोना को हराना है। नमस्कार, धन्यवाद।